गुड मॉर्निंग। मैं आपकी होस्ट श्वेता शेलगांवकर अमेज़ॉन इंडिया और लोकमत की ओर से आयोजित इस वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मी अमेज़ॉन इंडिया आणि लोकमतच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या वेबिनारमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आज का वेबिनार एक स्पेशल वेबिनार है, टेकिंग लोकल ग्लोबल, एक्सेलरेट योर एक्सपोर्ट्स बिजनेस विद ई कॉमर्स, जो कि अमेज़ॉन और लोकमत ने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हम एमएसएमईज, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे वो अपने बिजनेस को वर्ल्ड मार्केट तक ले जा सकते हैं। इंडिया का सपना है वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का, और इस सपने को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट्स ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। इसी से जुड़े तमाम पहलुओं पर आज हम एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले हमारे सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज वो हमें इस विषय पर बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं श्री अभिजीत कामरा, डायरेक्टर ग्लोबल ट्रेड अमेज़ॉन इंडिया, श्री विनोद कुमार जी, प्रेसिडेंट इंडिया एसएमई फोरम, मुदिता टोरी अजमेरा, को फाउंडर जैक इन द बॉक्स टॉयज, और श्री दीपक मेहरोत्रा, फाउंडर एनएमके टेक्सटाइल्स। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। जो लोग लोकमत के यूट्यूब और फेसबुक चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनका हार्दिक आभार भी व्यक्त करती हूँ। आज सर्व माध्यमातून आमच्याशी जुळलेल्या सर्व प्रतिभागींचे मी मनपूर्वक स्वागत करते। सार्थक चर्चा की अब शुरुआत करते हैं और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्री अभिजीत कामरा जी से कि वे हम सबको बताएं कि कैसे अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के साथ पूरे भारत और विशेष तौर पर महाराष्ट्र में जुड़ा हुआ है और उनको दुनिया भर के कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल करने में कैसे मदद कर रहा है। अभिजीत जी प्लीज। धन्यवाद श्वेता जी। मैं आज की चर्चा एक बहुत ही छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। ऋषभ चोखानी जी महाराष्ट्र के रायगढ़ के रहने वाले हैं। 3 साल पहले इन्होंने सोचा कि इनको एक हेल्थियर लाइफस्टाइल अपनाना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। जब उसका इनको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा तो इन्होंने सोचा कि यही लाइफस्टाइल और लोगों को क्यों ना दिया जाए, एंड ये सोच के इन्होंने एक कंपनी नेचर वाइब बोटैनिकल्स के नाम से स्टार्ट की। उनका यहीं पे रायगढ़ में मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग का यूनिट डाला और अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग पे अपने सारे प्रोडक्ट्स रजिस्टर कर डाले। अब इस 3 साल में नेचर वाइब बोटैनिकल्स ना कर सिर्फ इंडिया में बट दुनिया भर के कस्टमर्स को बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जैसे कि हल्दी, अश्वगंधा बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, जिससे कस्टमर्स की हेल्थ पर बहुत ही अच्छा असर पड़ रहा है। एंड कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट इतने पसंद आए कि ये कंपनी अब दुनिया भर में अमेज़ॉन की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज और सेलर्स में से एक है। इन्होंने 3 मेंबर टीम के साथ स्टार्ट किया। आज की डेट में 150 मेंबर की इनकी स्ट्रॉन्ग टीम है। 150 लोगों को ये लोग एम्प्लॉय करते हैं, उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं। 800 फार्मर्स के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं एंड 85% से ज़्यादा इनकी वर्कफोर्स नज़दीकी गांव से आती है। सो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचें तो ये 2 या 3 बातों को स्पष्ट करती है। पहली चीज कि आत्मनिर्भर भारत करना बहुत ही पॉसिबल है और बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। दूसरी चीज, इंडियन एमएसएमई बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर सही तरीके से उनको दुनिया भर में एक्सेस दिया जाए तो ना कर वो सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबल ब्रांड बन सकते हैं। तीसरी चीज, एक्सपोर्ट का सोशल इम्पैक्ट। अगर यही एग्जांपल देखा जाए तो सभी फार्मर जो इस कंपनी पे डिपेंड करते हैं,
जब सारी इनके एम्प्लॉयज और फैमिलीज इन पे डिपेंड करते हैं, जो ये फॉरेन करेंसी लाते हैं, वो सबका एक बहुत ही बढ़िया सोशल इम्पैक्ट है। सो ये सारा कुछ देख के मुझे ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि अगर हम लोग मिलके काम करें, हमारे बहुत ही अकम्पलिश्ड एमएसएमईज, हमारी इंडस्ट्री बॉडीज, सरकार और प्राइवेट कंपनीज लाइक अमेजॉन, तो हम दुनिया भर में इंडियन प्रोडक्ट्स को ले जा सकते हैं और सक्सेसफुल बना सकते हैं। और नेचर बाई बोटैनिकल्स एक एग्जाम्पल नहीं है, हजारों एमएसएमई, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, हैंडीक्राफ्ट वीवर हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप हैं, हमारे साथ एसोसिएटेड हैं एंड दुनिया भर में हमारे प्रोडक्ट्स को, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ले जा रही हैं और कस्टमर्स उनको बहुत ही चाव से खरीद रहे हैं और रिवॉर्ड कर रहे हैं। एंड ये अगर आप हमारी जर्नी देखें, हमने अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग 2015 में स्टार्ट किया था, कुछ एक सेलर्स, कुछ एक प्रोडक्ट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट की तरह, और आज की डेट में 70,000 से ज़्यादा एक्सपोर्टर जुड़े हुए हैं। क्यूमुलेटिवली $2 बिलियन का एक्सपोर्ट अचीव हो चुका है देश से। एंड मुझे लगता है कि अगर हम लोग मिलकर काम करें तो देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच वी कैन अचीव टुगेदर। Thank you, Abhijit, for setting the context for this discussion. माननीय मंत्री महोदय श्रीमान सुभाष जी देसाई आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने वाले थे, लेकिन उनका बहुत व्यस्त शेड्यूल है और इस वजह से वो हमारे साथ शामिल होने का समय तो नहीं निकाल पाए, लेकिन उन्होंने इस संदर्भ में अपना एक वीडियो संदेश हमें भेजा है जो अब हम ज़रूर सुनेंगे। कृपया वीडियो प्ले कीजिएगा। नमस्कार। आज लोकमत समूह आणि ॲमेझॉन ह्या दोन संघटनांमार्फत एक हा वेबिनार आयोजित केलं जात आहे आणि त्याबद्दल मी खरोखर आभार मानतो की मला यामध्ये सर्वांशी संवाद साधण्याची एक संधी उपलब्ध झालेली आहे, म्हणून लोकमत समूहाचे आणि ॲमेझॉनचे मी मनापासून आभार मानतो। महाराष्ट्र राज्य हे औद्योगिकदृष्ट्या सदैव आघाडीवर आहे। महाराष्ट्र is the leading state in the country, having 15% share in the India's GDP. In export also, Maharashtra's role is very significant, and during this period of pandemic, we had to face many challenges, and to counter this attack of coronavirus pandemic, the world has come up with innovative solutions. यहाँ पे जो एक तंत्रज्ञान का जो उपयोग किया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज की तारीख में ई कॉमर्स, यानी हम एक दूसरे को ज़्यादा मिल नहीं सकते, करीबी नहीं रखनी चाहिए, दूरी रखनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन इसके साथ साथ जीवन भी तो चलना चाहिए हमको। वी हैव टू मूव ऑन विद द लाइफ, और इसके लिए खास करके ज़रूरत होती है और वो तंत्रज्ञान की, और तंत्रज्ञान के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अभी ई कॉमर्स को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है और वो मिल रहा है। हमने देखा कि पिछले 6 महीनों में लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी हो गई, उनको जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो शॉपिंग सेंटर्स बंद थे, मॉल बंद थे, दुकानें बंद थी, फिर भी घर पे मिलती थी। और इसका खास ये अगर देना है श्रेय तो वो हम देख सकते हैं कि ई कॉमर्स द्वारा कंपनियों ने अपने ग्राहकों तक माल पहुंचाने में एक सफलता हासिल की। तो इसको लेकर के हमको आगे चलना है, और इसमें अमेज़ॉन जो आज दुनिया में एक बड़े से बड़े कंपनियों में से एक है और लाखों नहीं तो 1-1 करोड़ प्रोडक्ट्स वह हैंडल कर सकते हैं, ऐसी जो स्थिति है और ये जो एक विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, उसके जरिए ई कॉमर्स को बढ़ावा मिल रहा है। और बहुत सारे लोग, छोटे मोटे उद्यमी जो छोटा व्यापारी है,
वो भी ये ई कॉमर्स के ज़रिए से अपना व्यापार बढ़ा रहा है। एक्सपोर्ट भी इसमें बढ़ेगा। और आज की ये जो थीम है कि टेकिंग लोकल ग्लोबल, एक्सेलरेटिंग और एक्सपोर्ट्स इन दिस सिचुएशन, तो हम ये जो कोरोना का काल चल रहा है उससे पीछे नहीं हट सकते, उससे आगे उभर के आने के लिए और हमारे जो एक्सपोर्ट है, हमारी जो निर्यात है, उसको बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स बहुत ही उपयुक्त साबित हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार जो है वो बहुत प्रयास कर रही है कि उद्योग के क्षेत्र में हमारी जो तरक्की है वो लगातार चलती रहे। आई कैन मेंशन हियर, recently we have signed many MOUs, as many as 30 MOUs with investors coming across from other countries and domestic investors also. So through these 30 MOUs, many industries would be set up in different parts of the state, and thereby nearly 50,000 crore rupees new investment is coming into the state. Maharashtra is fortunate to attract maximum foreign direct investment. Reserve Bank of India has revealed their statistics, and through that we can understand, we know that more than 30% FDI comes into Maharashtra alone. That proves, that shows that Maharashtra is the preferred destination for investors, and thereby we are always trying to expand our footprint. Ease of doing business, that is our goal, and thereby we have reduced the number of permissions and hassle-free experience in the industrial development. We have set up a common platform, Maitri, whereby 17 different departments come on one platform and they understand the issues, difficulties concerning the investors and try to solve at one go. So this is initiative of the state government. We are providing Mahaparvana, that is one single license or master license to be given within 48 hours to the prospective investor, thereby cutting down the hassles and the efforts of the investors going from place to place, obtaining various licenses. So this is available at one place. Anyway, Maharashtra is always welcoming the investment and new initiatives. This new initiative of Lokmat and Amazon is really encouraging, thereby accelerating our exports and our opportunities in e-commerce. Thereby, small businessmen can also look forward to the growth and growing their own businesses with the help of big and large organizations like Amazon. So here I once again thank for giving me this opportunity to share my views, and I wish everyone all the best in the new endeavor. Thank you very much. Jai Maharashtra. मंत्री जी के संदेश और एनकरेजमेंट के बाद अब मैं हमारे पैनलिस्ट के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। विनोद कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये तो हम सब जानते हैं कि एक्सपोर्ट्स इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है, तो आज के सिनेरियो में इसका क्या इम्पोर्टेंस है और आगे आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स की जो इमर्जेंस है वो कैसे देख पा रहे हैं? थैंक यू श्वेता जी, एंड सबसे पहले तो हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशंस टू द Amazon टीम लेड बाय अभिजीत, जिन्होंने एक बहुत बड़ी मुझे लगता है अचीवमेंट करी है। ये $2 बिलियन का जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स से रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है और जिसका जो $2 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है वर्ल्ड वाइड। जहां तक बात हुई हमारी इकोनॉमी की, तो कई सारी चीजें इसमें अगर हम देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बाकी देशों के जिनके साथ हम लोग compete करते हैं ग्लोबल मार्केट पे, अगर उनकी तरफ देखें तो चाइना जैसे देश में
जहां पे रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट किया ई कॉमर्स ने। ताओबाओ विलेज मॉडल उनका एक बड़ा बहुत चर्चित मॉडल है, पूरे वर्ल्ड में उसकी बात चल रही है और जिसको इम्यूलेट करने की बात चल रही है, जिसने विलेजेस रूरल एरियाज से एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया। सिमिलरली साउथ कोरिया अगर आप देखें तो साउथ कोरिया जैसे देश में लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स को कैसे उन्होंने बेसिकली आगे बढ़ाया और उसको आगे बढ़ा के उन्होंने कैसे अपने जीडीपी को इंप्रूव किया और पर कैपिटा इनकम को कैसे इंप्रूव किया, वो अपने आप में है एक ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट फोकस की एक स्टोरी है। इंडिया में कई सारी चीजें मुझे लगता है हमको करनी पड़ेंगी, स्पेशली जब हम देखते हैं कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं, इन सब में लेबर इंटेंसिव काम हम लोग कई सारी इंडस्ट्रीज में करते हैं। जैसे मुदिरा जी टॉयज बनाती हैं, वैसे ही टेक्सटाइल्स, दीपक जी टेक्सटाइल्स रिप्रेजेंट करते हैं। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें हम लोग ट्रेडिशनली लीडर्स हैं, बट धीरे 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 कहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ढीली पड़ गई। बट अभी जो मुझे लगता है, अगर आप WTO देखें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि इंडिया का एक्सपोर्ट पोटेंशियल करीबन $100 बिलियन एडिशनल है। अभी इंडिया करीबन $312 बिलियन एक्सपोर्ट कर पॉसिबिलिटी है जो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें अगर आप ये देखें कि इसमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स कितने हैं, $30 बिलियन की का सीधा साधा पोटेंशियल है जो हमारे MSEs से आ सकता है, और ये उन्हीं सब सेक्टर्स से जिस सेक्टर्स में हम लोग कभी ना कभी या अभी भी लीडर्स हैं। तो अगर ये देखा जाए तो इससे हम सबको ये पता चल सकता है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन एक्सपोर्ट के लिए, MSME सेक्टर के लिए बेसिकली ई कॉमर्स एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट योगदान दे सकता है अगर इस पे फोकस किया जाए। और जैसे कि अमेजोन अभी कर रहा है, बाकी भी कुछ ई कॉमर्स पोर्टल्स कर रहे हैं जो टियर 2 टियर 3 सिटीज से लेकर सप्लायर्स को इनेबल कर रहे हैं, जिस प्रकार का काम ये लोग कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू डू अराउंड द कंट्री। थैंक यू विनोद कुमार जी। मुदिता, मैं अब बातचीत का रुख आपकी तरफ लाती हूँ। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बिजनेस के बारे में हमें बताइए। आपने कैसे जैक इन द बॉक्स टॉयज को सेटअप किया और कैसे आप दुनिया भर तक अपने बिजनेस को लेकर गई? हेलो। मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। हमारी कहानी एक्चुअली बहुत ही टिपिकल जनरेशन वाई की कहानी है। मैं और मेरे जो करंट पार्टनर हैं, हम दोनों MBA स्कूल में मिले। हमने MBA साथ में किया अपना, और जैसे कि सारे एम्बिशियस MBA वाले चाहते हैं, हमने भी अपने बहुत से फैंसी कॉर्पोरेट जॉब्स ले लिए। हमने 3 साल तक अपने कॉर्पोरेट जॉब्स करे, और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना अपना कुछ स्टार्ट किया जाए। हमारा बेसिक सा ये आइडिया था कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको टच एंड फील का एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता है। उनकी लाइफ में डिजिटल इतना इम्पोर्टेंट है कि टच एंड फील जो एक्चुअली आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका उनको अवेलेबिलिटी ही नहीं था मार्केट में। तो हमने स्टार्ट किया एक सिंपल से आइडिया से। बॉम्बे में बैठ के, अपने घर में बैठ के हमने एक पहला अपना सैम्पल बॉक्स बनाया। हम उस सैम्पल बॉक्स को लेकर गए काफ़ी सारे स्कूल्स में, बच्चों के पास, टीचर्स के पास, प्रिंसिपल्स के पास। हमें देखना था कि ये कॉन्सेप्ट चलेगा कि नहीं। वो करने के बाद हमें लगा कि चलो अब ये एक बॉक्स से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी जाए। हमने अपने पहले एम्प्लॉय को हायर किया, एक ही लेडी को हायर किया हमने, और हम सब कुछ अपने आप करते थे। मार्केट रिसर्च, मार्केट विजिट्स, सेल्स, मार्केटिंग, आप कुछ भी चाहे, यहाँ तक कि प्रोडक्ट डिलीवरी भी हम खुद ही जाकर कर रहे थे। तब हमने अमेज़न पे सेल करना स्टार्ट किया। कैपिटल रिक्वायरमेंट बिल्कुल ज़ीरो रहता है। अमेज़न इंडिया से हमने स्टार्ट किया था। जब हमारे पास कैपिटल नहीं था कि हम हज़ारों बॉक्सेस बना के भेज सकें, हमने थोड़े से कुछ बॉक्सेस बनाए और अमेज़न पे लिस्ट कर दिए अपने प्रोडक्ट्स को।
वहां से हमें फीडबैक आना शुरू हुआ, हमें रियलाइज हुआ हमारे प्रोडक्ट में क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। ऐसे चलता रहा और हमारे प्रोडक्ट को काफी फीडबैक मिला, हमें समझ में आया प्रोडक्ट कहाँ कैसे शेप करा जाए, और देखते ही देखते हम ग्लोबली सेल करने लग गए। अमेज़न के पोर्टल पे सेल करने लग गए, हमने टॉय फेयर्स अटेंड करे, और आज के दिन में आप देखें तो हम उस बूटस्ट्रैप्ड कंपनी से यहाँ तक पहुँच गए कि हमारे पास 100 से ऊपर एम्प्लॉइज़ हैं, हमारी फैक्ट्री 8000 स्क्वायर फीट की जगह पे बनी हुई है, और हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस अब मैकेनाइज़ हो चुके हैं। तो बहुत अच्छी जर्नी रही है हमारी। थैंक यू मुदिता जी फॉर शेयरिंग दैट। दीपक जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमें एनएमके टेक्सटाइल मिल्स के बारे में बताइए। मतलब आप कहाँ बेस्ड हैं, आपका बिजनेस कब शुरू हुआ और पिछले कुछ सालों में कैसे इवॉल्व हुआ है आपका बिजनेस। नमस्कार श्वेता जी और धन्यवाद। एनएमके की जर्नी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। 2006 में मैंने अपने भाइयों के साथ मिलके भिवंडी थाने में बेडशीट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की एक फैक्ट्री डाली। वो फैक्ट्री जो है 2006 में इसलिए डाली क्योंकि टेक्सटाइल्स जो है, होम टेक्सटाइल जो है, वो उस समय जितने पश्चिमी देश हैं, यूएस, कनाडा, वहाँ पे एक टेक्सटाइल कोटा होता था। तो जिसके पास वो कोटा होता था वही एक्सपोर्ट कर पाता था। तो 2005 2004 में वो कोटा हट गया था। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और हमने वो अपॉर्चुनिटी ली और वो फैक्ट्री डाली। तब से हम हाई क्वालिटी बेडशीट्स बड़े बड़े रिटेलर्स के लिए, जो कि यूएस और कनाडा में हैं, उनके लिए बनाते रहे। 2015-2016 के करीब हमने ये रियलाइज करा कि ये मार्केट जो है मोर एंड मोर कंपेटिटिव होता जा रहा है और इसमें हमें कुछ और करने की जरूरत है। ये भी होता है जैसा कि टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री में होता है कि और भी बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं जिनके पास काफ़ी पैसे होते हैं, जो और भी बड़ी फैक्ट्री लगा पाते हैं। तो हमने सोचा कि इसमें क्या करा जाए जो कि हम अपने 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 बिजनेस को और अच्छा बना सके और मजबूत कर सके। देखिए, जब आप एक्सपोर्ट्स करते हैं तो आप जब बड़े रिटेलरों को माल बेचते हैं तो ऑर्डर्स बड़े होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स के ऑर्डर होते हैं, लेकिन आप उन चंद रिटेलर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपकी अगर फैक्ट्री है, उसमें आज हमारे पास 400 के ऊपर वर्कर्स हैं, उस समय लेट्स से 200-250 वर्कर्स थे, तो हमारा बिजनेस कुछ रिटेलर्स के ऊपर डिपेंड करता था। 2017 के करीब अमेज़न ग्लोबल सेलिंग के ऑफिस से उनके प्रतिनिधि हमारे फैक्ट्री में आए। उन्होंने हमसे ये बात करी कि भाई, अमेज़न में आप यूएस में आपको मार्केट मालूम है, आप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, आप क्यों नहीं अपना ब्रांड बना के अमेज़न के थ्रू यूएस कस्टमर्स को डायरेक्टली बेचते हैं। भाई, हमने कहा बात तो आपकी अच्छी है, लेकिन इतना आसान कैसे तो है नहीं ये, मतलब यूएस में अब हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, माल कहाँ भेजेंगे, कैसे कस्टमर्स को बेचेंगे, उसको प्राइस कैसे करेंगे, मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं। क्योंकि भाई, आप जब रिटेलर्स को बेच रहे हैं, वहां से तो एक ऑर्डर आया बड़ा सा, आपने बनाया कंटेनर, उन्हें भेज दिया, लेकिन आप कहने अपना ब्रांड बना लें, वो भी यूएस में, ऐसे कैसे हो सकता है। तो भाई काफी डिस्कशंस हुए और उन्होंने कहा आप इस पे हमारे ऊपर विश्वास रखिए, यही फ्यूचर है, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आप इस बात को बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। और वो 2017 की बात है और आज 2020 की बात है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 400 के ऊपर हमारे कामगार की हमारी स्ट्रेंथ है। हमारा जो अपना ब्रांड है यूएस में, वो टॉप 10 बेडिंग ब्रांड्स में माना जाता है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में। अब हम कनाडा, जर्मनी, यूके वगैरह इत्यादि कंट्रीज में अपना ब्रांड बेच रहे हैं। और अगर आज किसी बड़े रिटेलर का फोन आता है कि उन्हें 4 कंटेनर चाहिए, तो उनको लाइन में पीछे खड़ा होना पड़ता है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। इसके बाद अभिजीत, एक बार फिर से मैं आपकी तरफ आती हूँ। प्लीज टेल अस अबाउट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, और अगर हम देखें कि कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स में और इसमें कितना डिफरेंस है, ये कितना अलग है, और फिर अमेज़न का इस बारे में आगे क्या रुख है। अभिजीत। धन्यवाद श्वेता जी। आई थिंक मैं बात वहीं से बढ़ाता हूँ जहाँ दीपक जी ने छोड़ी।
अगर वो एक भावना देखें ना, एक सेंटिमेंट देखें कि एक इंडियन मैन्युफैक्चरर जो प्राउड होके ये बोल सके कि आज की डेट में पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में टॉप 10 में मेरा ब्रांड है। मैं सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं, यूरोप में, जापान में, सब जगह पे बिजनेस करता हूँ, राइट। और इतनी बड़ी जो मेरी वर्कफोर्स है उस पे मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूँ कि उनका ऑर्डर आएगा तो मेरे को पता लगेगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है और मैं अपनी वर्कफोर्स का ध्यान रख पाऊंगा। आई थिंक यही सारी चीजें हैं जो अ, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो हम यही सोच रहे थे कि ये सारी चीजें कैसे अचीव की जाए। सो ऑफलाइन एक्सपोर्ट में सबसे पहली बात, आपको ऑर्डर चाहिए। आप इंडिया में रह के, हमारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं इंडिया में, बट सबसे पहले आपको दुनिया भर में जाके खर्चा करके कस्टमर्स को मिलना पड़ता है, ट्रेड फेयर्स पे जाना पड़ता है। उसके बाद वहां से ऑर्डर आता है, पहले सैंपल का रिक्वेस्ट आता है, फिर सैंपल अगर अप्रूव होता है तो फिर ऑर्डर आता है। जब ऑर्डर आ गया तो फिर आप यहाँ से पार्सल करके पैक करके कार्गो भेज देते हैं। बट अगर आप देखें तो बहुत सारे जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर हैं वो ट्रेड फेयर में नहीं जा सकते। अगर आप सोचें कि वो 2 लाख रुपए का टिकट खर्च के आप अलग अलग ट्रेड फेयर्स में जाएं और वहां से ऑर्डर बुक करें तो वो एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। तो सबसे पहली चीज तो ये थी कि ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से मार्केट एक्सेस को कैसे आसान किया जाए, ताकि इंडिया के जो करोड़ों मैन्युफैक्चरर, एमएसएमई ट्रेडर हैं, हैंडीक्राफ्ट वीवर हैं, वो दुनिया भर के कस्टमर्स को कैसे रीच कर पाए। सो सबसे पहले टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के माध्यम से वो पॉसिबल हुआ। बिकॉज अमेजोन को ही लीजिए तो हजारों करोड़ कस्टमर हमारे यहाँ पे अमेजोन पर आके हर साल शॉपिंग करते हैं। सो तो वो सारे कस्टमर्स को ई कॉमर्स के थ्रू हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को कनेक्ट किया जा रहा है। दूसरा जो चैलेंज होता है वो होता है फुलफिलमेंट और ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स का चैलेंज। एक बार आपने अपना आइटम वेबसाइट पे डाल दिया तो अब जो ऑर्डर आएगा उसको आप फुलफिल कैसे करेंगे, उसको आप कस्टमर के पास भेजेंगे कैसे। उसके लिए टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर ई कॉमर्स और अमेजोन ने पार्टनर करके अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ, सरकार के साथ वो लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ताकि आज की डेट में अगर दीपक जी क्रिसमस के लिए 10 कंटेनर भेजना चाहें तो उनको वो लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से मिल सके। उसके बाद जो इंडिया में एक्सपोर्टर है वो उनका वहां पे अगर सेल हो गया तो वो फॉरेन करेंसी वापस कैसे आएगा। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट है, उसकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या है। उसको टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के माध्यम से सिंप्लीफाई किया गया है, ताकि जब सेल होता है तो उसके बाद वो सारा करेंसी जिस भी कंट्री में सेल हो रहा है वहां पे कन्वर्ट होके इंडियन रुपीज में हमारे एक्सपोर्टर्स के पास आता है, और उसके साथ के जो भी रिक्वायरमेंट्स है रेगुलेशन के, कंप्लायंस के, वो आसान तरीके से ऑफर किए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। लास्टली, अब सोचिए कि किसी ने अमेरिका में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अब अमेरिका में बिजनेस अच्छा चला, वो सोचते हैं कि अब मेरे को और एक्सपैंड करना है, मैं जापान में बिजनेस करना चाहता हूँ। बट अब जापानीज कस्टमर जो है वो तो जापानीज में ही शॉपिंग करेगा। तो अगर सोचा जाए कि हमारे यहाँ पे करोड़ों एमएसएमईज को जापानीज कैसे सिखाई जाए तो वो बहुत मुश्किल है। ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग के थ्रू ट्रांसलेशन ऑफर करता है। अब जब आप इंडिया से कहीं पे भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो जापान है चाहे जर्मनी है, तो टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग वो ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है ताकि आपको वो सब कुछ ना करना पड़े। फाइनली आई थिंक हमारा एक बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है दैट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के थ्रू हाउ टू मेक थिंग्स सो सिंपल कि हमारे एक्सपोर्टर सिर्फ एक चीज पे फोकस करें, वो ये है कि इंडिया में बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए, क्वालिटी कैसे बढ़िया बनाई जाए, नए ट्रेंड्स के ऊपर कैसे फोकस करें ताकि हमारे प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को पसंद आए, एंड बाकी सारा का जो हैवी लिफ्टिंग है वो अमेजोन करे और अमेजोन ग्लोबल सेलिंग करे। श्वेता जी, ये है जो आज तक हो रहा है और यही हमारा फ्यूचर का प्लान है। बिकॉज हमारे फाउंडर जेफ बेजोस इस साल जब आए थे
तो उन्होंने ये एक कमिटमेंट की थी, एक प्लेज किया था कि इंडिया से 10 बिलियन एक्सपोर्ट किया जाएगा 2025 तक। सो ये सारा जो टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लगे हुए हैं ताकि उसको और कैसे बढ़िया बनाया जाए, ताकि हजारों लाखों इंडियन एक्सपोर्टर उस चीज का फायदा उठा सके। थैंक्स अभिजीत। आपके इस लक्ष्य के बारे में आपसे एक बार फिर से मैं बात करूंगी, मगर उससे पहले विनोद कुमार जी, अभिजीत ने जैसे बताया कि ई कॉमर्स ने एक्सपोर्ट्स में जो एंट्री बैरियर है एक्सपोर्ट्स बिजनेस में, उसको काफ़ी नीचे ला दिया है और अब वो सबकी पहुंच में है। तो आपके हिसाब से इसका ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट क्या है या पोटेंशियल क्या है, स्पेशली अगर हम एसएमबी सेगमेंट की बात करें? थैंक यू श्वेता जी। इनफैक्ट अभिजीत ने बड़ी ही सफाई से इस सब को एक्सप्लेन कर दिया कि मेजर इश्यूज जो एक्सपोर्ट करने में होते हैं वो ई कॉमर्स के जरिए ना के बराबर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप इंडिया में देखें तो मेरे हिसाब से लाखों एक्सपोर्टर हैं जिन्होंने आईसी कोड लिया ये सोच के कि मैं कभी ना कभी एक्सपोर्ट करूंगा, या मेरे प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं पोटेंशियल है, या मेरे प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है किसी न किसी मार्केट में इंटरनेशनली। तो हुआ क्या उसके बाद, अगर आप ये नंबर उठा के देखें तो 35,000 से कम एक्टिव एक्सपोर्टर हैं आज इंडिया में। तो ये बाकी जो लाखों करोड़ों लोग हैं ये कहां जाएंगे? इनको किसी ने कोई सपोर्ट किया है, कोई हेल्प किया है और ये बोला है कि भाई चलिए आपको रास्ता दिखाते हैं, या चलिए आपको कहीं किसी और कंट्री में लेके जाते हैं, या चलिए आपको जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की स्कीम चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम चल रही है, वेरियस डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी स्कीम चलती है जहां पे वो एग्जिबिशंस में, जैसे अभिजीत जी ने बोला कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के अंडर एग्जिबिशंस में पार्टिसिपेट करवाते हैं, जैसे मुदिता जी ने भी पहले बोला। तो बड़ा ही एक्सपेंसिव अफेयर है और हर कोई इसमें भाग नहीं ले पाता। बट ई कॉमर्स एक ऐसी चीज है जिसमें जितने भी लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने इंडिया से एक्सपोर्ट करने की सोची है वो सब लोग ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि भाई जब आपको जरूरी है कि भाई लाखों करोड़ों रुपए लगाने हैं उसके बाद आप एक्सपोर्टर बनेंगे, या आप उसके बाद आप ब्रांड बनाएंगे, उसके बाद आप कस्टमर ढूंढेंगे। सबसे सिंपल चीज है, ई कॉमर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सबके पास करोड़ों में अपने कस्टमर हैं और ये पूरे विश्व में है। तो हमने सिर्फ क्या करना है, अपना प्रोडक्ट कैसे उस काबिल बने, उसकी क्वालिटी कैसे बने, उसको इन ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स पे डालना है और उन कस्टमर्स को वाई करना है। बस सिंपल सा सिचुएशन है। तो मेरे हिसाब से ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट है। इसके बगैर एक्सपोर्ट्स को ग्रो करना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की आशा है कि हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, उसके लिए बिना ई कॉमर्स के ये तो नहीं हो सकता। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने काफ़ी एनकरेजिंग बातें बताई और आई एम श्योर कि जो लोग सुन रहे हैं उनको भी इससे बहुत हौसला बढ़ेगा उनका। टू यू मुदिता अगेन, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के साथ जो आपका शुरुआती एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, ये आप हमसे शेयर कीजिए, और फिर बिजनेस को आप कैसे स्केल कर पाए वो भी प्लीज बताइए। जी श्वेता जी, थैंक यू। सो हम जब अपना प्रोडक्ट इंडिया में बेच रहे थे, हमें फीडबैक ऐसा मिल रहा था कि हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छा करेंगे। ये हमारे जो कस्टमर्स थे वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, टॉयज बाहर से लेकर आते थे और उनको हमारे प्रोडक्ट्स एट पार लगे। इस आइडिया से हमें लगा कि एक्सपोर्ट तो करना ही चाहिए, हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा लोगों को अब्रॉड। और फिर वो आप अगर बचपन में किसी चीज को शो ऑफ करना चाहते थे तो यही होता था कि मेरे पापा मेरे लिए लंदन से ये टॉय लेकर आए, इम्पोर्टेड मतलब हमेशा अच्छा होता था। तो हमें लगा क्यों ना एक इंडिया मेक ब्रांड हम ग्लोबल ब्रांड बनाएं। उस आइडिया से हमने स्टार्ट किया था। जैसे कि अभिजीत जी ने भी कहा और विनोद सर भी कह रहे थे, एक्सपोर्ट करने के लिए नॉर्मली हम टॉय फेयर में पार्टिसिपेट करते, जैसे कि लोग वर्ल्ड फेयर्स में जाते हैं, हम भी वर्ल्ड के लार्जेस्ट टॉय फेयर में गए थे, 2 साल गए
और हम बिना किसी रिटर्न के वापस आए। हमें लगा कि चलो कुछ सीखने को मिला, प्रोडक्ट चेंज करेंगे, इससे कुछ अच्छा होगा। बट इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। बहुत एक्सपेंसिव रहता है। बहुत सारा फीडबैक आपको नहीं मिलता क्योंकि आपके प्रोडक्ट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है ऑलवेज। फिर हम 2017 में हमने अमेज़न ग्लोबल सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म पे लॉन्च किया अपने प्रोडक्ट को। हम भी बहुत नर्वस थे, जैसे कि दीपक जी बता रहे थे, हमें पता नहीं था कैसे करेंगे। बट हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया गया अमेज़न की टीम से और हमने लॉन्च किया अपने प्रोडक्ट को तब। एंड रियली देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक सिंस देन। हमें डायरेक्टली कस्टमर्स से फीडबैक मिलना शुरू हुआ वहाँ से। कुछ लोग हमें अच्छी फीडबैक देते थे कि आपके प्रोडक्ट की ये चीज़ बहुत अच्छी है। कभी हमें बहुत कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी मिलता था कि अगर आप ये करो तो बहुत अच्छा चलेगा। एंड दैट रियली हेल्प्ड अस एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट को हम अच्छी तरह से ग्रूम कर सके उस मार्केट के लिए भी। एंड यू नो फाइनली वी कुड मेक अ टॉय दैट वाज़ फुल्ली मेड इन इंडिया। बट हम बहुत प्राउडली बोल सकते हैं दैट टुडे इट्स अ ग्लोबल ब्रांड एंड वी आर सेलिंग इन मोर देन 15 कंट्रीज। या थैंक यू। तो हम ये सुन रहे हैं कि कैसे बिजनेस के लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के साथ कस्टमर एक्सेस हो या फिर क्विक स्केलिंग अप की बात करें या बाकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो कैसे बढ़ जाती हैं। आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन दो अभिजीत, मेरा सवाल ये है कि हम अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग पे शुरुआत कैसे करें, अमेजॉन इन बिजनेसेस को कैसे हेल्प करता है। अ, बहुत ही आसान है श्वेता जी। जैसे आप सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाते हैं, बस उतना ही करना है। सो अगर किसी को जुनून हो कि उनको एक्सपोर्ट करना है, बस आई थिंक वो जुनून ही चाहिए। तो जितनी देर में हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ किसी का अकाउंट बनाया जा सकता है, उतनी ही टाइम में उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन दिखाया जा सकता है। एंड आई थिंक जब तक हमारा शो खत्म होगा, ये वेबिनार खत्म होगा, तब तक तो शायद उनको कहीं ना कहीं विदेश से ऑर्डर भी आ जाए। सो तो जो स्टेप्स हैं वो बहुत सिंपल हैं। वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे जाइए, जैसे सोशल मीडिया का अकाउंट बनाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन डालिए, 15 मिनट में अकाउंट तैयार हो जाएगा। उसके बाद जौन से प्रोडक्ट्स पसंद हैं उनकी लिस्टिंग कीजिए। जब आपने लिस्टिंग कर दी तो वो कस्टमर को दिखना शुरू हो जाता है। प्राइसिंग डिसाइड कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो सारा एमएसएमई और बिजनेसमैन खुद डिसाइड करता है, एंटरप्रेन्योर खुद डिसाइड करता है कि प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। तो डिसाइड कीजिए कि किस प्राइस पे बेचना है, और उसके बाद बस डाल दीजिए। जब ऑर्डर आएगा तो हमारे लॉजिस्टिक्स पार्टनर आपके गोडाउन से या जहाँ पे भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से प्रोडक्ट ले जाएंगे और कस्टमर तक पहुँचा देंगे, जिस भी देश में कस्टमर है। बट एक चीज़ जो सोचने वाली ये है कि जैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं ई कॉमर्स पे, सो हमारे को भी ये बहुत पसंद है कि आइटम फटाफट हमारे पास पहुंचे। राइट, एक बार जब ऑर्डर हो जाता है तो बस यही मन करता है कि अभी आ जाए आइटम फटाफट। तो आइटम एक विदेशी कस्टमर के पास तभी फटाफट पहुंच सकता है कि अगर वो विदेश में हो। सो अगर कोई अमेरिका कैलिफोर्निया में कस्टमर है, तो अगर इंडिया से प्रोडक्ट भेजा जाए तो कैलिफोर्निया पहुंचने में टाइम लगेगा, बट कस्टमर को चाहिए फटाफट। सो इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने की वो की कि दुनिया भर के हमारे वेयर हाउसेस हमने हमारे इंडियन सेलर्स को ऑफर करने शुरू किए। बिकॉज अगर इंडियन सेलर और इंडियन मैन्युफैक्चरर अगर अपना वेयर हाउस बनाएंगे दुनिया भर में तो वो बहुत महंगा है। सो तो हमने अपना वेयर हाउस बोला कि जहां पे भी, जिस भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे आप हमारा वेयर हाउस यूज कीजिए। अगर एक प्रोडक्ट स्टोर करेंगे एक दिन के लिए तो उसका चार्ज होगा, ताकि फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल खत्म हो जाए। एंड दैट ड्राइव्स आर एक्सपोर्टर्स टू आल्सो एक्सपेरिमेंट, कि अलग अलग चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो आपका वो एक्सपेरिमेंटेशन से आप सीख सकते हैं कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। सो वो वेयर हाउसिंग ऑफर की। एंड फाइनली पेमेंट्स की सुविधा दी, ताकि पेमेंट्स इंडियन रुपीज में मिले, ताकि वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था जो एक्सपोर्टर्स के लिए, उसको कम किया जाए। उसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारे टूल्स ऑफर किए गए हैं ताकि मुनाफा बढ़ सके एक्सपोर्टर्स का, काम करने में आसानी हो सके, बिजनेस एक्सपैंड करने में आसानी हो सके। वाओ अभिजीत, इट सीम्स क्वाइट इजी। दीपक जी, अभिजीत ने जैसे बताया कि अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग के साथ ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है,
तो मैं आपसे अब ग्लोबल मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ और इंडियन बिजनेसेस के लिए इसका क्या मीनिंग है, यानी वो अपने आप को इन अपॉर्चुनिटीज से बढ़त लेने के लिए कैसे तैयार करेंगे। श्वेता जी, जैसा कि अभिजीत जी ने कहा और पहले विनोद जी ने भी कहा कि एक्सपोर्ट हमारे लिए एज अ इकोनॉमी, हमारे देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। वो इसलिए भी है कि जो रोजगार है हमारा, जो कामगार लोग हैं, अगर हम केवल अपने शहर, अपने प्रदेश या अपने देश पर निर्भर करेंगे तो एक लिमिटेड जनता है। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट यानी कि पूरी दुनिया को अपना मार्केट मानते हैं तो नेचुरली वो मार्केट हमारा 8 गुना हो गया। तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि आपके पास या तो पहले बहुत पैसे चाहिए थे आपको, या आपको बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए था, या बहुत जानकारी चाहिए थी, बहुत कॉन्टैक्ट चाहिए थी, वो सारी चीजें अब हटा दी गई। तो एक तरीके से अगर मैं अभी जितने लोग सुन रहे हैं उनसे मैं ऐसा कहूं कि आप ये वर्ड एक्सपोर्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप ये सोचिए कि मुझे अपना सामान, अपना माल जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आप वो अच्छा बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या उसको अच्छा ट्रेड करते हैं, मुझे ये सामान अब पूरी दुनिया में बेचना है। तो वो जो एक्सपोर्ट का डर है उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि अब आप जब वो सामान ई कॉमर्स के थ्रू बेचेंगे तो आप उसको बहुत ही आराम से बेच सकेंगे। इट इज लिटरली लाइक कि आप अपनी एक दुकान लगा रहे हैं, और वो दुकान जब आप लगा रहे हैं तो आपको ये है कि भाई दुकान में लोग आने चाहिए। तो इसलिए आप एक अच्छी सी मॉल में दुकान लगाते हैं कि वहां पे बहुत लोग आते हैं। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी दुकान अमेजोन में लगाएंगे, वहां पे पहले से ही ट्रैफिक आ रहा है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स को भी देखें, अमेरिका को भी देखें, तो करीब 55 से 60% लोग अमेरिका में जो ई कॉमर्स शॉपिंग करते हैं वो amazon.com पे करते हैं। यानी कि इतनी जनता पहले ही वहां पे आ रही है। तो आपका जो अपना वहां पे प्रोडक्ट हो, जिसका आप अपना प्राइसिंग करेंगे, वो आप आराम से उसको बेच सकते हैं। दूसरी बात, एक्सपोर्ट से, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, आपके अपने व्यवसाय में जो डिपेंडेंसी होती है कि अगर आप कुछ किसी रिटेलर को माल बेच रहे हैं, या अगर आप डोमेस्टिक भी काम कर रहे हैं, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेच रहे हैं, या लेट्स से आप कपड़ा मंडी में हैं और आप अलग अलग शहरों में जाके कपड़े वालों को माल बेचते हैं, फिर उनसे आप 90 दिन बाद पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उन्हें फोन कर रहे हैं, फिर वो कपड़ा बिका नहीं तो आपको कपड़ा वापस कर रहे हैं। तो ये जितना दुनिया भर का ड्रामा है, ये सब इसमें आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सामान है, वो हजारों लाखों कस्टमर खरीद रहे हैं। और जब इतने लोग कस्टमर्स खरीद रहे हैं, तो अगर कभी आपका कोई प्रोडक्ट थोड़ा सा खराब हुआ, या कोई चीज टूट गई, खराब हो गई, कपड़ा फट रहा है, व्हाटएवर, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कि नहीं कि आपको दुकान अपनी बंद करनी पड़ेगी। तो ये जो एक सुविधा ई कॉमर्स की है, और जो जिस तरीके से अमेजोन ग्लोबल सेल्स ने उसको इतना आसान बना लिया है, वो हमारे लिए एज अ इंडियन मैन्युफैक्चरर बहुत ही बढ़िया चीज है। मैं एक चीज और कहूंगा, विनोद जी ने तो देश का नाम लिया, हमारे उत्तर में है पहाड़ के उस पार देश। मैं आपको ये बता सकता हूँ, अमेरिका में मैं काफी जाता रहता हूँ, हमारा माल वहां बहुत बिकता है। जो यहाँ की जनता है वो हमारे देश का बना हुआ माल प्रेफर करती है कंपेयर टू एनी अदर कंट्रीज, एंड ये प्रेफरेंस बहुत स्ट्रांग है, ये छोटी मोटी प्रेफरेंस नहीं है। तो ये मतलब हमारे सामने पूरी अपॉर्चुनिटी है। इट इज जस्ट दैट कि हमें उसको अब यूज करना है। जैसा कि अभिजीत जी ने कहा, वो जुनून चाहिए कि आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, कस्टमर की बात सुननी है, बेचना, वहां पे कैसे टैक्स होगा, कैसे पैसा आएगा, रखूंगा कहाँ मैं सामान, ये सब आप भूल जाइए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। आई एम श्योर दीपक जी ने जो हमें जानकारी दी है उससे लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। कमिंग बैक टू यू विनोद कुमार जी, इस साल की शुरुआत में अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक के कारण पूरी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत तेज़ी से हुआ है। तो अगर हम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की बात करें तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? अगर हम बेसिकली ये सिचुएशन लें, इस सिचुएशन से पहले भी करीबन 2-2.5 साल से इंडिया एसएमई फोरम कोशिश ये कर रहा था कि डिजिटल इनेबलमेंट हो, जिससे कि छोटे, लघु, मध्यम उद्योग सब जितने भी हैं पूरी कंट्री में,
वो सब किसी न किसी तरीके से टेक्नोलॉजी को अपनाएं। अब टेक्नोलॉजी अपनाने का मतलब क्या होता है? देखिए, आप अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाएं, आप प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस को ठीक करें, आप प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस को ठीक करें, आप कस्टमर से जो आप बात कर रहे हैं उसके आफ्टर सर्विस जो दे रहे हैं, इन सब चीजों पे आप एक प्रोसेस अपनाएं जिससे कल को आप स्केल कर पाए। आज एक जगह हो, कल उस दो जगह हो, उसके बाद 15 जगह आपने खोला, तो सब जगह सेम सर्विस मिले, सब जगह सेम प्रोडक्ट की क्वालिटी मिले आपके। तो हुआ ये है कि अगर आप देखें तो ये पिछले 2.5 साल में मार्च तक 12,000 एसएमईज को, मुझे एक तरह से बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि एक साइड से हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे छोटे और लघु उद्यम जो है भारत की रीढ़ की हड्डी है, बट ये रीढ़ की हड्डी, उसमें से ऐसे कई सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजिकल इनेबलमेंट करना ही नहीं चाहते। और मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपने आज ये टेक्नोलॉजिकल इनेबलमेंट, या जिसको टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कई सारे रूप हैं इसके, तो ये आपने नहीं किया तो अगले मेरे हिसाब से 3 साल में आपके सामने एक नया बिजनेस खड़ा होगा जो आपको विवश कर देगा आपकी बिजनेस बंद करने में, क्योंकि वो इनेबल होगा टेक्नोलॉजी से, वो इनेबल होगा एक आधुनिक प्रोसेस से, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म से और इस सब से। उसके बाद जब आप कोविड देखते हैं तो मेरी एक्सपीरियंस एकदम उल्टी हो जाती है। तो हुआ क्या, इन पिछले 6-8 महीनों में जितने भी लोगों से हमने कम्युनिकेट किया था पिछले 2.5 साल में, वो सब लोग वापस आए और बोले कि भाई सर, हम लोग ने तो उस टाइम पे सोचा नहीं, बट अभी तो हम लोग घर से काम कर रहे हैं, कहीं पे हमारे लोग कहीं और बैठे हुए हैं, तो अब इसका क्या करें? अब प्लीज जब वो जो आप पहले बोल रहे थे वो सब जरा आप वापस बोलिए। तो मेरे हिसाब से ये कोविड ने बड़ी ही अच्छी तरह से ये टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को रैपिडली एक्सेलरेट करा है, और इससे पूरे इंडिया में जितने भी हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस या स्मॉल एंटरप्राइजेस या मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इन सबको बहुत भारी फायदा होगा। और आगे चल के मुझे लगता है कि बिजनेसेस इस दौर से निकल के बहुत आगे तक बढ़ पाएंगी। जो हमारी डेथ रेट थी इंडस्ट्री की, जो करीबन मतलब 42% है, कंपनीज खुलती हैं, बंद हो जाती हैं एंड ऑल दैट, तो वो मेरे हिसाब से इससे बहुत नीचे आ जाएगी। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के असर से जिनको फायदा होगा। थैंक यू विनोद कुमार जी, आपने काफ़ी होपफुल सिनेरियो बताया है फ्यूचर का आगे के लिए। मुदिता, 2020 की अगर हम बात करें तो ये तो पूरी दुनिया में सबके लिए बहुत चैलेंजिंग ईयर था। तो इस पैंडेमिक के बीच आपका बिजनेस कैसे इवॉल्व हुआ, और जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं जैसे कि कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, पार्टनर्स हैं, इन सब के बारे में भी हमें कुछ बताइए। जी ज़रूर श्वेता। तो 2020 ऑब्वियसली सबके लिए बहुत ही चैलेंजिंग सा ईयर रहा है। पर्सनली भी लोगों के लिए, प्रोफेशनली, बिजनेसेस के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। हम पर्सनल फ्रंट पे देखा जाए तो अपने बच्चों को घर पे रख रहे हैं, स्कूल्स नहीं भेज रहे हैं, उनको रोज एंटरटेन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा बिजनेस एक्चुअली बहुत अच्छा चलना चाहिए था, बिकॉज हम तो किड्स एंटरटेनमेंट बिजनेस में हैं। पर हुआ कुछ ऐसा कि ऑफलाइन जो दुकानें थी, रिटेलर्स ने ऑर्डर्स कैंसिल करना स्टार्ट कर दिए। ऑफलाइन कस्टमर्स जब बाजार ही नहीं जा रहे थे कुछ खरीदने के लिए, तो हमारे बॉक्सेस भी कैसे बिकते। हमारा सेविंग ग्रेस रियली ये रहा कि हम ऑनलाइन प्रेजेंट थे। जैसे विनोद जी ने कहा, ऑनलाइन प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक जनरेशन वाई कंपनी है और हम हमेशा से डिजिटल रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा है। अमेज़न ने ना तो सिर्फ हमारे ऑफलाइन डिसरप्शन का मेकअप करा दिया, बट क्योंकि जो लोग पहले ऑफलाइन ज़्यादा खरीदते थे और ऑनलाइन नहीं खरीदते थे, उनको कोई चॉइस ही नहीं बची, अब सिर्फ ऑनलाइन खरीदा जा सकता था। वो हमारा कस्टमर बेस भी ऐसा बढ़ गया। तो पहले के जो लोग ऑनलाइन खरीदते थे और जो नए लोग ऑनलाइन खरीदने लग गए वो भी।
तो ऑन द बिजनेस फ्रंट हमारे लिए काफी अच्छा साल रहा है इन दैट सेंस। चैलेंजिंग रहा है हमारे कंपनी इंटरनल्स के लिए। हमारे से जुड़े हुए काफी लोग हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, कुछ 40-50 पार्टनर्स हैं। हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, सप्लायर्स हैं, छोटे छोटे लोग हैं जो इंडिया मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जिनके लिए हम प्राइमरी बायर्स रहते हैं। उनको बिजनेस देना हमारे लिए जरूरी होता है, बिकॉज उनका उनकी कंपनी, उनके घर, उनके एम्प्लॉयज हमारी वजह से चलते हैं। तो हम बहुत नर्वस थे कि ये कैसे मेंटेन करेंगे। अ, उनसे ज़्यादा हमारे कंपनी में हमारे 100 एम्प्लॉइज़ हैं, उनमें से 95 एम्प्लॉइज़ वुमेन हैं, और हम हायर करते हैं नॉर्मली एनजीओ से, जहाँ पे ये वुमेन अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस से आता है, तो दे आर द प्राइमरी ब्रेड विनर्स ऑफ देयर फैमिलीज। ये अपने बच्चों की देख-रेख करते हैं इस पैसे से। it was very important for us to keep their families going. तो लकीली जो ऑनलाइन बिजनेस हमारा ऐसा चला, हम ज़्यादा टाइम फैक्ट्री बंद रही नहीं रखनी पड़ी हमें, जो प्रिकॉशंस के लिए रखने पड़ा उतना ही। उसके बाद फैक्ट्री चलने लग गई है। ये 100 एम्प्लॉइज़ कंफर्टेबली अपना काम कर रहे हैं, हमारे पार्टनर्स कंफर्टेबली अपना काम कर रहे हैं, एंड लकीली वी हैव बीन एबल टू स्टॉर्म थ्रू द ईयर। अब यही है बस होप कि जल्दी से खत्म हो जाए ये पैंडेमिक, तो सबके लिए लाइफ थोड़ी और इजी हो जाए। Yeah, true, Mudita. We are also hoping for the same. दीपक जी, आज सब जगह इकोनॉमिक रिवाइवल की बात हो रही है, जो सेटबैक लगा उसके बाद रिवाइवल होना है, तो स्पेशली इसमें एमएसएमईज और एक्सपोर्ट्स, इन दोनों को बहुत ज़रूरी माना जा रहा है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि आपकी जो बिजनेस ग्रोथ है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा है? जी, देखिए, जैसा कि मुदिता जी कह रही थी कि ये कोरोना वायरस के चक्कर में काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, जान माल सबका नुकसान हुआ, और हमारा भी ऐसे ही कुछ रहा कि जो भी हमारे कुछ कस्टमर्स थे, जो बड़े कस्टमर थे, जो एक्सपोर्ट वाले पुराने वाले कस्टमर, उनके ऑर्डर कैंसिल हो गए। तो अगर मैं आज बैठ के सोचूं कि अगर मैं ई कॉमर्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहा होता, अपना ब्रांड नहीं बनाया होता, तो हमारी कंपनी का क्या हाल होता? ये हो सकता था कि हमारी कंपनी बंद हो जाती। ये भी हो सकता था कि अगर बंद नहीं होती तो हमें काफ़ी कामगार लोगों को जाने देना पड़ता। भाई 400 कामगार हैं, उन सबको तनख्वाह देना। ऑल्सो जब आप ये सामान बनाते हैं, बेडशीट्स बनाते हैं और एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो कपड़ा बनता है, डाई होता है, फिर आप बेडशीट बनाते हैं, फिर आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं। 30-40 दिन पानी पे कपड़ा जाता है, तब पहुंचता है विदेशों में। फिर वो रिटेलर आपको खरीद के आपको 60 या 90 दिन में पैसा देता है। तो आप करीब 6 महीने की कैश साइकिल की बात कर रहे हैं। तो एक एसएमई, एक स्मॉल बिजनेस के लिए ये एक बहुत ही धक्का लगने वाली बात होती है। लेकिन क्योंकि आप ई कॉमर्स में हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें परेशानी नहीं हुई। ऑफ कोर्स परेशानी हुई, हमारी फैक्ट्री बंद रही, 60 दिन 75 दिन फैक्ट्री बंद रही। लेकिन वही, क्योंकि हम ई कॉमर्स में हैं, तो वहाँ पे हमारे पास अपने प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउसेज में रखे हुए थे। अधिकांश हम 1 महीना 2 महीने का सामान रखते हैं, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट था, तो हमारी बिक्री रही। उस बिक्री के चक्कर में हमने किसी को भी निकाला नहीं, सबको तनख्वाह मिली, जितने हमारे एम्प्लॉइज़ हैं। और जब वापस लॉकडाउन खुले और हम प्रोडक्शन में वापस आए, तो डिमांड हमारे प्रोडक्ट की इतनी थी, प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि सब लोग घर पे ही रहे, कि हम बहुत जल्दी अपने पैर पे वापस आ गए। तो अगर मैं अपना छोटा सा एक एग्जाम्पल देखूं, तो ई कॉमर्स के कारण, राइट, हम अपने बिजनेस को एक स्टेबिलिटी ला पाए। और ये जो ग्रोथ है, जो स्टेबिलिटी है, वो सिर्फ मेरे लिए या इस कंपनी के लिए नहीं है। जितने कामगार हैं, उससे जुड़ी जितनी इकाइयां हैं जो कपड़ा बनाती हैं, जितने बुनकर हैं, ऑफ कोर्स जैसे महाराष्ट्र में इतना कपास उगता है, अगर आप पूरी वैल्यू चेन देखें तो उसमें स्टेबिलिटी वाली जो बात है वो ई कॉमर्स से ही आई है। ये अगर केवल ऑफलाइन देखते तो काफी डिसरप्शन हो सकता था। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग ई कॉमर्स को थोड़ा और ध्यान दें, राइट, जैसा आपने कहा कि अगर मैं पर्सनली देखूं कि आखिर हमने ऐसा और क्या करा जो हम ई कॉमर्स में सक्सेसफुल हुए, वो ये था कि हमने 3 साल पहले ये सोच लिया था कि जब हमारा ई कॉमर्स का काम चलने लगा था, शुरू हो गया था,
और हमने ये रियलाइज करा कि जो कि अमेजोन टीम हमसे कह रही थी कि ये फ्यूचर है, राइट? क्योंकि आज आप लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, अगर कोई कहे कि वो पुराने 20 साल पुराने वाले वो घुमाने वाले फोन यूज होंगे, नहीं होंगे, वही एक सिचुएशन है। तो अगर हम लोग ई कॉमर्स को ज्यादा ध्यान दें, ना कि उसको साइड में रखें, तो 2-3 साल में बहुत ही अच्छा कारोबार करा जा सकता है। और ये कारोबार सिर्फ आपकी कंपनी के लिए नहीं होगा, आपके एम्प्लॉयज, आपके कामगार, आपके समाज के लिए होगा। तो ये मेरा मानना है, और दिस इज डेफिनेटली अ फैक्ट। इंटरेस्टिंग और इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें बता रहे हैं, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी काफ़ी इंक्विजिटिव हो रहे हैं, उनमें भी उत्सुकता है कुछ और चीज़ें जानने की। तो इससे पहले कि मैं उनके प्रश्नों की तरफ रुख करूं, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम मी। तो पहले अभिजीत आपसे एक बार फिर पूछना चाहती हूँ कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में एक्सपोर्ट्स प्रोग्राम में आप क्या चेंजेस देख रहे हो? ओवरऑल एक्सपोर्ट्स कम्युनिटी का जो सेंटिमेंट है या इंटरेस्ट लेवल है, वो आप कैसा देख रहे हो? धन्यवाद श्वेता जी। ये जो कोरोना महामारी है, ये 2000 किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब साल शुरू हुआ था कि ये साल कैसा जाएगा या क्या इसका इम्पैक्ट होगा। बट 2 या 3 चीज़ें जो बहुत ही क्लियर ट्रेंड्स हैं जो निकल के आ रहे हैं, ये विनोद जी बोले इसके बारे में, दीपक जी भी बोले, वो ये है कि एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एट ऑल लेवल्स, कस्टमर्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए, गवर्नमेंट में। सो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स ने अब अपना सारा शॉपिंग जो है, और चाहे वो ज़रूरी चीज़ें हैं ग्रोसरी की तरह या गिफ्ट्स हैं, इवन ज्वेलरी, all of that now has moved to online shopping. अब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो सारा जो बच्चों का स्टडी का मटेरियल है, ऑफिस का मटेरियल है, सब कुछ अब घर से किया जा रहा है, राइट? तो वो सारा कुछ ऑनलाइन आ रहा है। सो इन 6 महीने के दौरान जो कोरोना के ड्यूरिंग बहुत सारा एक्सपोर्ट भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। सो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो एक्सपोर्टर, बिल्कुल जो दीपक जी बोल रहे थे, वो जो बहुत सारे एक्सपोर्टर जिनके पास ऑफलाइन बिजनेस भी थे, ऑनलाइन बिजनेस भी थे, ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके कारण जो ऑफलाइन बिजनेस में कहीं कहीं पे नुकसान हुआ या ऑर्डर कैंसिल हुए, तो वो ऑफसेट हो पाया है, ताकि ओवरऑल बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं हुआ है। उस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छा हेज रहा है जिन लोगों ने ऑनलाइन ई कॉमर्स पे फोकस किया। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुदिता जी और दीपक जी की स्टोरी तो हमने अभी सुनी फर्स्ट हैंड। हमारे एक और सेलर हैं सिरोना हाइजीन के नाम से, पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनके ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस ने लास्ट 6 महीने में डोमेस्टिक मार्केट में जब थोड़ा थोड़ा डाउन आया, इनका एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ही अच्छा चला, बिकॉज दुनिया भर में कस्टमर्स के पास उस प्रोडक्ट की डिमांड थी। ये करते करते इस साल कोरोना के बीच में बिजनेस इनका 4 गुना बढ़ा है। सो अगर उस तरीके से देखा जाए तो हमेशा से ही ये कहा गया है कि आपको अपना बास्केट जो है, चाहे वो बिजनेस का हो चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि आप ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन में भी डाइवर्सिफाई करें, ताकि कभी भी ऐसा ऊपर नीचे आए बिजनेस साइकिल में, बिजनेस साइक्लिसिटी में, तो आपका एक पार्ट ऑफ द बिजनेस दूसरे पार्ट को ऑफसेट कर पाए। के साथ अब हम अपने व्यूअर्स के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोगों ने आंसर कर दिए, काफ़ी इलेबोरेटिव आपने बताया, हमें सारी जानकारी दी, लेकिन जो थोड़ा समय बचा है उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं और ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं अभिजीत से पूछूंगी कि अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग के थ्रू इंडियन सेलर्स जो प्रोडक्ट्स दुनिया भर में सेल कर रहे हैं, तो उसमें कौन से प्रोडक्ट्स की कैटेगरी ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा डिमांड में है? श्वेता जी, आई थिंक जो चीज़ कभी कभी हम लोग रियलाइज नहीं करते
क्योंकि हमारे को इतना एक्सेस है वो ये है कि इंडिया के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाते हैं। आप कोई भी कैटेगरी ले लीजिए, बट हमारे मैन्युफैक्चरर बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज, विनोद जी ने शुरू शुरू में बोला 30 के करीब कैटेगरीज हैं जहाँ पे हमारी मार्केट लीडरशिप है या रही है। सो अब जब वही प्रोडक्ट दुनिया भर के कस्टमर्स को दिखाए जा रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं, तो बहुत ही पसंद किए जा रहे हैं। एंड ये प्रोडक्ट्स अक्रॉस कैटेगरीज हैं, चाहे वो लेदर गुड्स हों, टॉयज हों, टेक्सटाइल, होम किचन प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। कोरोना के चलते चलते हेल्थ सप्लीमेंट्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है एक्सपोर्ट्स में। फिर उसके बाद अपैरल जैसी कैटेगरीज में बहुत बढ़िया चल रहा है इंडिया से एक्सपोर्ट्स। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है वो है ज्वेलरी की। ज्वेलरी हमेशा से ही हमारी एक बहुत ही एक्सपर्टीज रही है हमारे क्राफ्ट्समैन की इंडिया में। बट अब जब वो प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के कस्टमर्स को दिखाया जा रहा है, तो वो सेम चीज वैलिडेट हो रही है कि दुनिया भर के कस्टमर्स आके ये फीडबैक दे रहे हैं कि जो मेड इन इंडिया ज्वेलरी है वो बहुत ही शानदार है और बहुत पसंद किया जा रहा है। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो देखी जा रही है वो ये है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो इंडिया में हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर तरीके से, उनको विदेशी कस्टमर एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे जो बेडशीट होती है जो हम लोग यूज करते हैं इंडिया में, तकरीबन वो प्रिंटेड बेडशीट्स हम लोग यूज करते हैं। कलरफुल होती हैं, थोड़ी लाइट वेट होती हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है इंडिया में। जब यही बेडशीट एक्सपोर्ट की जाती है तो अमेरिकन कस्टमर उसको बेडशीट की तरह नहीं यूज करता, वो उसको बीच थ्रो की तरह यूज करते हैं या फिर उसको टेपेस्ट्री की तरह वॉल पे लगाते हैं। सो ये किसी ने सोचा नहीं था कि पॉसिबल है, बट जब हमारे एक्सपोर्टर्स ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो बहुत ज्यादा उनको वहां से कस्टमर से प्यार मिला उन प्रोडक्ट्स को, एंड अब वो भी एक नया लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बन गया है। एक और एग्जांपल है, हमारे यहाँ पे हम लोग आयुर्वेदिक सोप्स यूज करते हैं, राइट? हम लोगों के नहाने में यूज होता है, बहुत ही कॉमन है। बट अमेरिकन कस्टमर्स ने उन सोप्स को मेन शेविंग प्रोडक्ट्स की तरह यूज किया, बिकॉज उनका मानना ये था कि वो प्रोडक्ट जो था बहुत ही नेचुरल था, केमिकल नहीं थे, अच्छा लादर देता था, तो उसको शेविंग सोप की तरह यूज किया। हमारा देसी घी इटालियन कॉफी में जा रहा है आजकल, लाइक बुलेट कॉफी। किसने सोचा था कि ये हो पाएगा? और बहुत बहुत ही अच्छा उससे एक्सपोर्ट रेवेन्यू आ रहा है। सो ना कर कि सिर्फ कोर कैटेगरीज में इंडियन प्रोडक्ट्स को प्यार मिल रहा है, बट जिन मैन्युफैक्चरर्स ने एक्सपेरिमेंट किया वो और भी बहुत अच्छे अच्छे यूज केस देख रहे हैं जिससे अब वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स है लोगों का, हमारे पूरे भारत के बिजनेसेस के लिए बहुत इनकरेजिंग है ये बात। मुदिता, एज एन ई कॉमर्स एक्सपोर्टर, आप अब मुझे ये बताइए कि दुनिया भर के जो कस्टमर्स हैं उनके साथ आप कैसे जुड़े रहते हो? यानी उनकी जो पसंद नापसंद है या अभी क्या ट्रेंड्स हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, इसका ख्याल रखने के लिए आप क्या करते हो? जी श्वेता, सो ऑब्वियसली अगर हमें एक्सपोर्ट करना है, बाहर के देशों में बेचना है, तो उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस, उनके कल्चर्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बिना आप कुछ बेच ही नहीं सकते। एक तरीका था हमारा, जो हम टॉय फेयर्स में जाते थे, वहाँ से ट्रेंड्स गैदर करते थे, देखते थे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या पसंद आ रहा है, रिटेलर्स क्या लेना चाह रहे हैं। बट वो बहुत ही हमारे अजम्पशंस और हमारे पर्सपेक्टिव पे बेस्ड आइडियाज होते थे। ई कॉमर्स पे प्रेजेंट होने से आपको डायरेक्ट फीडबैक मिलता है कस्टमर्स से, जो इस तरह का रहता है कि आप समझ जाते हैं उनके प्रेफरेंसेस क्या रहते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगी हमारे प्रोडक्ट्स में से। हमारा एक बॉक्स है सुपर हीरो बॉक्स। जब वो हमने लॉन्च किया था, हमने उसे प्रमोट किया ग्रेट बॉक्स फॉर बॉयज एज 5 या एज 6, हमें कुछ दिनों बाद एक फीडबैक आया एक कस्टमर का, जिन्होंने लिखा कि हर ग्रैंड डॉटर रियली हैड अ ग्रेट टाइम विद दिस बॉक्स। अब अगर मैं इंडिया में देखूं तो जनरली मैं गर्ल्स को नहीं देखूंगी एक सुपर हीरो बॉक्स खरीदते हुए, बट दिस वाज अ ग्रेट फीडबैक पॉइंट फॉर अस। उन्होंने हमें ये सजेशन दिया कि आप ये बॉक्स गर्ल्स के लिए भी क्यों नहीं प्रमोट कर रहे, बिकॉज दे ऑल्सो वुड लव इट। एंड राइटली सो हमने वो किया। द नेक्स्ट थिंग वी डिड इज वी चेंज्ड इट टू ग्रेट बॉक्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स।
and we receive so much feedback from so many girls who use the product now. हमें pictures मिलते हैं उनको, वो activities करते हैं, उनके photographs मिलते हैं, इससे उनके कल्चर का काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आता है। उनके जो सीज़नल जो एनुअल सीज़न्स रहते हैं, अब हॉलिडे सीज़न आ रहा है, बहुत बड़ा गिफ्टिंग मार्केट है। हमें ये आइडिया आता है क्योंकि हमारे बॉक्सेस गिफ्ट्स के तौर पे बहुत खरीदे जाते हैं, तो सेल्स इस टाइम पे बहुत पीक हो जाते हैं और हमें समझ में आता है कि ये प्राइमरीली गिफ्टिंग सीज़न अभी आ रहा है। तो ई-कॉमर्स हमें बहुत हेल्प करता है इन चीज़ों को समझने में। मुझे ये भी आइडिया आ जाता है कि अब अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पे कोई और टॉय है जो बेस्ट सेलर्स में है, उससे मैं ट्रेंड्स पिकअप कर सकती हूँ कि चलो अभी के टाइम पे कस्टमर्स को ये पसंद आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयज़ को डायनासोर्स पसंद आ रहे हैं या गर्ल्स को प्रिंसेस पसंद आ रहा है इस टाइम पे। तो बहुत डायरेक्ट फीडबैक रहता है फ्रॉम कस्टमर्स और वो हमें बहुत हेल्प करता है। क्या बात है मुदिता, आपने तो जो एक सेंटिमेंट होता है सोसाइटी का या वर्ल्ड का, उसको चेंज करने के बारे में कैसे इससे हेल्प हो गई उसके बारे में हमें बता दिया। दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। दीपक जी, आपने तो एक्सपोर्ट्स के दोनों पहलू देखे हैं, तो अगर आज मैं कहूँ कि हमारे व्यूअर्स को आप एक सक्सेस मंत्र बताइए कि एक सक्सेसफुल एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? जी श्वेता जी, सो सक्सेसफुल और एक्सपोर्ट दो शब्दों को हम लोग के ऊपर चिंतन कर सकते हैं। एक तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि मुदिता जी बता रही थी, दूसरे देशों में, तो दूसरे देशों के लोग उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं, उन्हें क्या चीज पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वैसी चीज आपको वो चीज तो बनानी पड़ेगी, राइट? क्योंकि यू आर सेलिंग टू अ कस्टमर जिसका टेस्ट अलग है, राइट? आप डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हैं। बट ई कॉमर्स से सबसे बड़ी सुविधा आपको ये है कि आप जरूरी नहीं कि बहुत सारा सामान बनाएं, राइट? आप थोड़ा सामान बना के अलग अलग क्वालिटीज बना सकते हैं और अलग अलग देशों में ये कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि कस्टमर को क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। आपको फीडबैक मिलेगा, अच्छा बुरा दोनों फीडबैक मिलेगा, और बेस्ड ऑन दैट फीडबैक आप अपना प्रोडक्ट बेटर कर पाएंगे, राइट? जैसे आप बेटर प्रोडक्ट करेंगे, फिर आप उसमें फुल लॉन्च कर सकते हैं और उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। भाई हम बेडशीट्स साल से बना रहे थे बिफोर हमने अपना ब्रांड लॉन्च करा, तो हम तो काफी हमें तो बड़ा गर्व था कि हम तो मंजे हुए चावल हैं, हमें मालूम है कि क्या बेस्ट बेडशीट होती है अमेरिका में। तो जब हमारा ब्रांड लॉन्च हुआ, हमारा प्रोडक्ट अमेज़न में बिकने लगा, रिव्यूज अच्छे अच्छे आने लगे, 5 स्टार, अरे लव इट, सॉफ्ट, ये वो, बहुत खुश। और मोबाइल ऐप मतलब अमेज़न का ऐप है, आप रिव्यूज देख सकते हो, अपने रेटिंग्स देख सकते हैं, कितनी सेल हुई हर मिनट देख सकते हैं। एकदम से 1 सितारा आया, वर्स्ट प्रोडक्ट एवर, घटिया। मतलब जब आप पहली बार वो देखेंगे तो बिल्कुल दिल डूब जाएगा कि अरे ऐसे कैसे, इतना तो अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसे कैसे कह सकते हैं, ये तो गलत है, ये क्या है? फिर आप रियलाइज करेंगे कि देखिए भाई, बहुत कस्टमर्स हैं, सबका अपना अपना टेस्ट है, एंड एज अ बिजनेस आप क्या कर सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। तो अगर इसका कोई सक्सेस मंत्र है, वो ये है कि आप बड़ा होने का ना सोचें, आप बेहतर होने का सोचें। अगर आप हमेशा बेहतर की तरफ सोचेंगे और जो भी कस्टमर कह रहा है उस बात को ध्यान से सुनेंगे, उसको आप नकारे नहीं, उसको आप ये नहीं कहें कि अरे ऐसे कैसे। ऐसा नहीं कि कस्टमर कभी गलत नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपको सेम कमेंट बार बार आए तो आपको ये रियलाइज होगा, देखिए ये शायद इस प्रोडक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको हम इम्प्रूव करते हैं। अगर आप सिर्फ इस राह पे जाएंगे और आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर करते रहेंगे, देयर इज नो वे बट यू विल हैव सक्सेस। देखिए ई कॉमर्स जो ट्रेंड है, अगर आप यूएस भी देखें, पहले यूएस ई कॉमर्स बिफोर कोरोना 15% ऑफ यूएस मार्केट था, कोरोना के बाद 25% है, 10% इंक्रीज हुआ है। वैसे भी हर साल वो इंक्रीज होना है, तो मार्केट बढ़ रहा है। अमेज़न सबसे बड़ा प्लेयर है उस मार्केट में, आप उस मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर करते रहेंगे, आपका बिजनेस ग्रो ही होगा, उसका कोई और रास्ता भी नहीं। दूसरी चीज, जैसे एक्सपोर्ट की बात हो रही थी, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट, मैं आपको बताऊंगा कि जब हमने यूके में प्रोडक्ट लॉन्च करा, लिटरली हमें 2 दिन लगे, 2 दिन ऐसे कि
Amazon ने कहा कि भाई यूके मार्केट बहुत अच्छा है, आप इसको देखिए, वहां पे भी शीट्स अच्छी बिकती हैं, आप उसमें लॉन्च करिए। हमने कहा हम तो भाई यूएस के लिए हम शीट्स बनाते हैं, यूके में तो हमने आज तक कोई कुछ बेचा नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं आप इसको देखिए। तो हम ऑनलाइन गए, हमने यूके में प्रोडक्ट्स देखे कि क्या बिक रहे हैं, रियलाइज करा कि सिमिलर क्वालिटीज हैं। लिटरली 2 दिन लगा, उसके बाद हमने वही साइज में प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट बेचे, और अब हमारा ब्रांड यूके में भी बिक रहा है। सो एक्सपेंशन बहुत आसान है, फोकस आपका अपने प्रोडक्ट पे होना चाहिए, उसको कैसे आप बेहतर बनाएं। वंस यू हैव दीज टू कॉम्बिनेशन, ग्रोथ इज द ओनली वे। सक्सेस मंत्रा ये है कि बड़ा नहीं, बेटर होना है। आई एम श्योर सभी लोग इसको फॉलो करेंगे। विनोद जी, आपसे भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एमएसएमईज को क्या करना चाहिए कि वो एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए रेडी रहें और उसमें जब एंटर हो जाएं तो ग्रो करते जाएं। I'm sorry, I didn't get the question, but मेरे मन में 2-3 चीजें थी जो बोलना मैं चाह रहा था, तो आपने ये पूछा तो मैं उसका जवाब दे दूं। एसएमई कोई भी प्रकार का हो, कहीं पे भी हो इंडिया में, मैं सोचता हूं कि 2 चीजें करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके प्रोडक्ट का पोटेंशियल चेक करें। तो पोटेंशियल चेक कहां से करेंगे? यूएन कॉमट्रेड, यूनाइटेड नेशंस की एक वेबसाइट है जो कमर्शियल ट्रेड को ट्रेस करती है। उस पे जाके आप जरा देखें कि आपके प्रोडक्ट का एचएस कोड कौन कौन सा देश खरीद रहा है और कौन कौन सा देश बेच रहा है और कितने में कौन सा मटेरियल जा रहा है। यही सेम इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के वेबसाइट से मिलेगी, जो ट्रेडसन करके वेबसाइट है उनकी। इसके अलावा जितने भी ई कॉमर्स प्रोवाइडर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग अमेजॉन की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो, तो उस पे भी उनके पास स्टडीज है पिछले 5 साल की कि भाई क्या क्या बिक रहा है, कौन से मार्केट में क्या बिक रहा है, कितने में बिक रहा है, कितना पोटेंशियल है। तो ये सब जब तक आप पोटेंशियल नहीं समझ पाएंगे तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएंगे। और दूसरा, जैसे दीपक जी ने भी बोला कि आप कोशिश करिए कि आपका नाम बने, ब्रांड बने, ट्रेडमार्क बने, ताकि जो भी आप ब्रांड बना रहे हैं, आज आप ई कॉमर्स से हैं, फिर आप कल B2B में जाएंगे, उसके बाद बाकी सब मार्केट्स में जाएंगे, तो वैसे ही आपका फुटप्रिंट बढ़ेगा। तो ये 2 चीजें हैं जो मैं बोलना चाहता हूं, अपार्ट फ्रॉम व्हाट दीपक जी एंड मुदिता जी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पैकिंग। जो पैकिंग आप जिस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जैसे दीपक जी ने बोला कि ई कॉमर्स में कई सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई मैंने 4 मंगाए 3 आए, या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वहां पे थोड़ा नजर रखने की जरूरत है, ताकि आपका कस्टमर हर वक्त आपको समझे कि आप रिस्पॉन्सिव हो। सी, गलतियां, प्रॉब्लम्स, इश्यूज सब जगह होती रहती हैं, बट रिस्पॉन्सिवनेस कस्टमर को रिप्लाई करने की, उससे आपका मान बढ़ता है, आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है कस्टमर के नजरों में, एंड ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो कई सारे लोगों तक पहुंचता है। I hope I've answered the question because I didn't. Yeah, definitely. Thank you so much. Thank you so much. अभी जी, आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे। आपने शुरू में जिक्र किया था कि जेफ बेजोस ने टारगेट सेट किया है कि बाय 2025 ई कॉमर्स एक्सपोर्ट से $10 बिलियन। तो आप उस ओर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, और आप हमें ये बताइए कि इंडियन एसएमबीज के लिए आप क्या कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ योर एक्सपोर्ट्स प्रोग्राम। Thank you, Shweta ji. I think ये जो 10 बिलियन का टारगेट है, राइट, इसका कॉन्फिडेंस ये पिछले 3 या 4 साल में दीपक जी और मुदिता जी जैसे एक्सपोर्टर्स के साथ काम करने के बाद आया है। बिकॉज मोर एंड मोर आई थिंक इस चीज की श्योरिटी होती जा रही है कि इंडियन एमएसएमईज और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स are among the smartest entrepreneurs in the world if given the right opportunity, and it is up to people like Amazon, industry bodies like
run by Vinodji and the government to help create the right infrastructure and the ecosystem that will allow us to facilitate that. So उसी की तरफ आई थिंक अभी तक बहुत सारा फोकस ये है कि टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, पेमेंट, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन लर्निंग कैसे बनाया जाए ताकि आसानी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आसान किया जा सके हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए दुनिया भर के कस्टमर्स को पहुंचना। अब जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीच कैसे बढ़ाई जाए। टीयर 2 टाउन्स, टीयर 3 टाउन्स से एमएसएमईज और एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को कैसे एक्सपोर्ट्स के साइकिल में लाया जाए। एंड वहाँ पे ये पार्टनरशिप्स और ये फोरम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लोकमत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे देश भर से महाराष्ट्र के सब एमएसएमईज को एक्सपोर्ट की तरफ इनकरेज किया जाए, बिकॉज विद ई कॉमर्स वो आसान हो रहा है। दूसरा एक जो बहुत बड़ा है इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी, वो ये है कि सम ऑफ दीज मिथ्स नीड्स टू बी डिस्पेल्ड कि एक्सपोर्ट बहुत मुश्किल है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास बहुत पैसा है। सो बाय डिस्पेलिंग दोज मिथ्स, reaching to more and more MSMEs and creating the underlying ecosystem and market access, I think बस ये 3 चीज़ों का अगर साथ हो और अच्छे पार्टनर्स हो आप लोगों की तरह, तो आई थिंक $10 बिलियन इंडिया के एक्सपोर्ट किया जा सकता है। एंड ट्रूली वी कैन ऑल मेक आत्मनिर्भर इंडिया पॉसिबल। Thank you so much, Abhijit. And with that, we come to the end of this webinar. I would like to thank all the panelists, Mr. Abhijit Kamra, Vinod Kumar जी, दीपक जी, मुदिता। आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बातें और काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज जो लोग व्यूअर्स के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आई एम श्योर कि आज के इस वेबिनार से आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सा नॉलेज, इंसाइट्स और इंस्पिरेशन भी मिलेगी और आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे और आपके साथ इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग की ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। विद दिस आय वुड लाईक टू थँक ऑल ऑफ यू वन्स अगेन। आजच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेले सर्व मान्यवर, तज्ज्ञ मंडळी आणि सर्व प्रतिभागींचे मनापासून आभार। खूप खूप धन्यवाद। थँक यू। हॅव अ नाईस टाईम।